Dear students, today's topic is energetics of phase change. Actually, phase क्या है, phase changes क्या हैं, उनमें क्या क्या पैरामीटर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, फिर इसका कंपैरिजन क्या है, ये सारी चीज़ें हमारा टॉपिक है. इसमें स्टेप वाइज मैं बताता जाऊंगा और फिर हम उसको डिटेल में डिस्कस भी करते जाएंगे. अगर हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड अगर हम मूव करते हैं, that process is a fission process. That process is a fission process. अगर हम लिक्विड से गैस मूव करते हैं, that process is called vaporization process. Vaporization process. और अगर हम सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में या गैस में मूव करते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन है, दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज सब्लिमेशन प्रोसेस. ये तीन हमारे प्रोसेस हैं, इनको हमने कंपेयर करना है. ओवरऑल ये तीनों हमारे एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं. दीज आर एंडोथर्मिक प्रोसेस. एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है. सब्लिमेशन में भी रिक्वायर्ड है और वेपोराइजेशन में भी रिक्वायर्ड है और जो हमारी फ्यूजन है इसमें भी रिक्वायर्ड है. अब हम आगे इनको स्टेप वाइज अलग-अलग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम कंपेयर कर लेंगे. सबसे पहले हम एक टर्म यूज करते हैं, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन. दैट इज मोलर हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक हो गया. इसके दो तीन स्टेप्स हैं. मोलर हीट ऑफ फ्यूजन को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डेल्टा एच एफ. दैट इज मोलर हीट ऑफ फ्यूजन. सबसे पहली बात यह है कि फ्यूजन क्या है. अगर हम सिर्फ फ्यूजन की बात करें, एक्चुअली फ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स. ये हमारा एक टर्म यहां पे क्लियर हो गई. फ्यूजन एक प्रोसेस हो गया. दूसरी टर्म यहां पे यूज की जाती है हीट ऑफ फ्यूजन. हीट ऑफ फ्यूजन ये एक टर्म यूज की जाती है. मोलर हीट ऑफ फ्यूजन नहीं, जस्ट हीट ऑफ फ्यूजन. जैसे कि मैंने अभी ये एक्सप्लेन किया, दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड इन एंडोथर्मिक प्रोसेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट. That heat is called heat of fusion. तो इसे हम ये कहते हैं that is the amount of heat required to convert solid phase into liquid phase. कह लो. अब जो मेन टर्म ये है वो ये कहते हैं कि मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी. फिर मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, अगर हम मोलर हीट ऑफ फ्यूजन की तरफ जाते हैं तो यहां पे फिर हम एक शर्त लगा देते हैं. हम स्पेसिफिक हो जाते हैं. यहां पे स्पेसिफिक क्या हो जाते हैं, इससे हम ये स्पेसिफाई हो जाते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ हीट. दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड. ठीक होगी. टू कन्वर्ट 1 mole of solid, to convert 1 mole of solid into liquid at specific pressure. That is called molar heat of fusion. मतलब हमने यहाँ पे 1 मोल के लिए शर्त लगा. क्लियर हो गया. इसमें हमने जनरलाइज्ड नहीं कहा, बल्कि हमारा एक स्पेसिफाई हो गया कि इफ देयर शुड बी 1 मोल ऑफ सॉलिड देन दैट इज टर्म्ड एज मोलर हीट ऑफ फ्यूजन. और जब हम फ्यूजन कराते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे जो मेन चेंज आ रहा होता है वो हम ब्रेक करते हैं. ज्योमेट्री हम क्या कर रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं. ज्योमेट्री हम ब्रेक कर रहे होते हैं. क्योंकि जब सॉलिड कोई सब्सटेंस होती है उस वक्त उसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है.
atoms, elements or molecules are in specific orientation. हम जब उसकी वो ओरिएंटेशन तोड़ते हैं, उसकी ज्योमेट्री तोड़ते हैं, then these are converted into liquids in random form, not in proper orientation but in random form. क्लियर हो गया? ये उसकी रीजन भी होगी कि हम इसमें कन्वर्ट क्या कर रहे होते हैं. सेम दूसरी टर्म की तरफ हम आते हैं, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन. मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन में जब हम आते हैं, actually molar heat of vaporization is represented as delta HV. molar heat of vaporization. Vaporization क्या है? Vaporization is a process liquid into vapors और गैस हम उसे कह रहे होते हैं. और heat of vaporization क्या होगी? सिंपल, हम अगर liquid to vapors जा रहे हैं, that is heat of vaporization. But for molar heat of vaporization, the amount of heat required to convert 1 mole of liquid into vapors at specific pressure, that is called molar heat of vaporization. जैसे कि वाटर के अगर हम एग्जांपल लें, उसकी molar heat of vaporization अराउंड 40 किलो जूल्स पर मोल है. वो हर एक लिक्विड की जो है वो डिफरेंट उसमें एग्जिस्ट करती है. और ये जो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, इसमें लिक्विड से वेपर्स की तरफ हमने जाना होता है. और इसमें जो चीज हम ब्रेक करते हैं वो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैं. इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, इनकी हमने ब्रेकेज करना होती है यहाँ पे. अब नोटो, यहाँ पे भी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ब्रेक हो रही होती हैं सॉलिड टू लिक्विड में, लेकिन कंपैरेटिवली हम ये कहते हैं कि ज्योमेट्री हमारा मेन टारगेट होता है वहां पे. लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री नहीं, बल्कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो हमारा मेन टारगेट होती हैं. क्योंकि अगर हम फोर्सेस तोड़ेंगे तो मॉलिक्यूल्स अलग-अलग होंगे और वो वेपर्स की फॉर्म में जाएंगे. थर्ड हम ये आते हैं कि जब हम सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में जाते हैं, then that is named as molar heat of sublimation. Molar heat of sublimation, and that is represented by delta HS. Delta HS is a sublimation. इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? sublimation, that is the amount of heat required to convert 1 mole of solid directly into vapors. अब देखिए, हम सॉलिड से वेपर्स की तरफ जा रहे हैं. एक तो हम उसकी ज्योमेट्री भी यहां पे ब्रेक कर रहे हैं, और ज्योमेट्री के साथ साथ हम यहाँ पे इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जो है, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं. दोनों काम कर रहे हैं. जब दो हम यहाँ पे प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड. मतलब अगर हम सब्लिमेशन को कंपेयर करें, अगर हम कंपैरिजन की तरफ आए कि इनमें कंपैरिजन की तरफ अगर हम चले जाएं, तो कंपैरिजन में हम ये देखते हैं डेल्टा एच sublimation should be higher than delta H, and delta H higher than delta H vaporization. डेल्टा H of sublimation फ्यूजन से भी ज्यादा है और वेपोराइजेशन से भी ज्यादा है. क्योंकि वेपोराइजेशन में हम सिर्फ फोर्सेस को तोड़ते हैं, फ्यूजन में हम सिर्फ ज्योमेट्री को तोड़ते हैं. लेकिन सब्लिमेशन के केस में जब हम जाते हैं, सब्लिमेशन के केस में ये हीट क्या होती है? ये हाई हीट रिक्वायर्ड होती है सब्लिमेशन कंपैरेटिवली, क्योंकि इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस भी ब्रेक की जा रही होती हैं और उसके साथ साथ ज्योमेट्री को भी ब्रेक किया जा रहा होता है. ये ओवरऑल स्ट्रेंथ है इसकी.
अगर हम वेपोराइजेशन और फ्यूजन को यहां पे कंपेयर करें तो जनरलाइज्ड फॉर्म में हम ये कहते हैं कि वेपोराइजेशन हायर होता है एज कंपेयर टू फ्यूजन। फ्यूजन में हम जस्ट ज्योमेट्री को ब्रेक करते हैं, बट इन वेपोराइजेशन तमाम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी इसकी थोड़ी जा रही होती हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट या वेपोराइजेशन वगैरह हाई होगा एज कंपेयर टू फ्यूजन। ये ओवरऑल कंपैरिजन आ जाता है जो हम इन फोर्सेस को यहाँ पे देखते हैं। फिर इसमें एक टर्म यूज की जाती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। फेज का एक डायनामिक इक्विलिब्रियम भी देखा जाता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम हम ये कहते हैं कि फेज चेंज भी हो रही हो और उसके साथ साथ उसकी अमाउंट भी कांस्टेंट हो। जैसे कि लास्ट हमने लेक्चर्स में वेपर प्रेशर की बात की थी। वेपर प्रेशर में लिक्विड वेपर्स में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं और वेपर वापस लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो उसमें हमारे जो लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फेज है, और जो हमारी वेपर्स फेज है, वो आपस में क्या होते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम पे होते हैं, बिकॉज रेट ऑफ evaporation इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ evaporation, ये चेंज में, इस चेंज में अगर हम जाएंगे, दिस वन इज रेट ऑफ evaporation, और अगर हम वापस that is rate of condensation, and when rate of evaporation is equal to rate of condensation, then two phases are at dynamic equilibrium. सेम एग्जांपल हम यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड की भी यहाँ पे एग्जांपल कोट करते हैं। जैसे कि आइस और वाटर को अगर हम देखें, आइस is at equilibrium, dynamic equilibrium with water at 0 Celsius. 0 सेल्सियस पे इंटर कन्वर्जन हो रही होती है। आइस लिक्विड में भी जा रही होती है और लिक्विड वापस फ्रीज, मतलब आइस जो है वो मेल्ट भी हो रही होती है वाटर में, और वाटर जो है वो फ्रीज भी हो रहा होता है इनटू आइस। मतलब यहाँ पे फ्रीजिंग प्रोसेस भी हो रहा होता है और फ्रीजिंग के साथ साथ यहाँ पे मेल्टिंग प्रोसेस भी हो रहा होता है। तो ये हमारी एक जो है वो इक्विलिब्रियम आ जाता है। इसको हम कहते हैं कि स्ट्रेट इक्विलिब्रियम, फिजिकल कंडीशन। इसमें कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही होती। तो यहाँ पे भी उसकी कंपोजिशन H2O है, यहाँ पे भी कंपोजिशन H2O है, बट टू फेसेस एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम विद ईच अदर्स एंड दैट स्टेट इज टर्म्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये स्टेट से इक्विलिब्रियम हो गया। तो ये ओवरऑल हमारी जो है एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस थी, जिसमें हमने सिर्फ एंडोथर्मिक रिएक्शंस को देखा, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस को हमने देखा, जिसमें हमारा सब्लिमेशन भी है, हमारा फ्यूजन भी है और हमारा वेपोराइजेशन भी है। थैंक यू वेरी मच।